Hope everyone of you can hear me, right? See, I'm sharing the syllabus over here, okay, and you can see your syllabus. आपका जो सिलेबस है वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है, लोकेशन सेटलिंग्स ऑफ इंडिया है, फ्यूजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपका पेपर 1, ये सिलेबस आप लोग जो कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया एंड फ्यूजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका एग्जाम 2 पेपर है ज्योग्राफी का, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज टोटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस है, एंड बिलीव मी, आई हैव सीन लास्ट ईयर पेपर एंड यू कैन स्कोर 45 प्लस। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आई माई सेल्फ हैव क्लियर्ड मोर देन 28 रिटन एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट था, ठीक है। You have to prepare for an examination in order to fulfill the demand of an examination, not to gain knowledge, ठीक है। तो मुझे पता है क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। Everyone tells you to do smart study, ठीक है, पर no one teaches you to do smart study, ठीक है। I will teach you how to do that as well। तो आपका पेपर 1 का प्रॉब्लम खत्म हो गया। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें पेपर 1 का भी जरूरत पड़ता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पेपर 2 इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ पेपर 1। नो, नॉट एट ऑल। इफ यू हैव टू फेच मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो आपको पेपर 2 में जो भी आंसर दोगे आप, ठीक है, उसको थ्योरेटिकली इससे जस्टिफाई करोगे पेपर 1 से, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनरिक चीज जो आपको समझ में भी आ जाए और जिससे आपका ये भी पता चल जाए कि डेमो क्लास में इज द टीचर हैजिंग कैपेसिटी टू मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो चलो, आप लोग का अगर कोई रिक्वेस्ट है किसी सेक्शन से पढ़ाने का तो बताओ, नहीं तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो थोड़ा सा जेनरिक बात कर लेते हैं पहले। कुछ जेनरिक कंसेप्चुअल बिल्डिंग चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, हर कोई, आप लोग ज्योग्राफी से सारे हो ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वेयर ऑन अर्थ वेट ऑफ ए मैन विल बी मैक्सिमम, आइदर ऑन पोल्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स और इक्वेटर। आप लोग अटेम्प्ट करके बताओ मुझे, ट्रॉपिक्स और इक्वेटर। ट्रॉपिक्स में आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो वेट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे, 23 डिग्री एंड हाफ पे, या 0 डिग्री पे वेट होगा। आप लोग सब मुझे बताएं जरा कि वेट मैक्सिमम कहाँ होगा। देखो, सबसे ज्यादा वेट इक्वेटर पे होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वेट इक्वेटर पर होता है। क्यों होता है इक्वेटर पे? देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आ सकता है। क्यों होता है इक्वेटर पे, देख लीजिए। जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका फॉर्मूला है G m1m2/r², ठीक है। दूसरा जो अर्थ है, अर्थ इज जियोइड इन शेप, ठीक है, जियोइड इन शेप, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा अर्थ इज जियोइड इन शेप, तो इसका मतलब क्या होता है, जियोइड। तो जियोइड का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग आपको पता है, अर्थ लाइक, अर्थ लाइक। तो अगेन ये सही शेप तो नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं ऑब्लेटेड स्फीयर, ठीक है। तो ऑब्लेटेड स्फीयर कैसा होता है, जैसे संतरा होता है ना, ऑरेंजेस, दैट इज ऑब्लेटेड स्फीयर। देखो, संतरा ऊपर में प्लेन होता है और बल्जिंग एट सेंटर होता है, प्लेन एंड बल्जिंग एट सेंटर, ठीक है। तो ये प्लेन एट पोल्स एंड बल्जिंग एट इक्वेटर is happening. Why? Because the earth has been rotating on its spheres perpetually for so many years, ठीक है। और अर्थ का जो एक्सिस है वो जिस पे रोटेट करता है उसके ज्योमेट्रिक एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ऐसा 23.5 डिग्री टिल्ट क्यों है, मैं बता देता हूं, अगर आपने कभी नहीं सोचा है तो। इट इज टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन,
ठीक है, इट इज टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। ठीक है, अर्थ से बहुत बड़ा है सन, ठीक है, अर्थ से ह्यूज है सन, ठीक है, तो सन इज पुलिंग द अर्थ, तो उसके लिए क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए अर्थ दो काम कर रहा है, रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, now you understand the earth is rotating also and revolving also, right? In order to cancel this pull and in order to, ये जो configuration है 23.5, ये अलाइन अर्थ का एक्सिस पे टिल्ट जो है उसका रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स बाय सन। ठीक है, दूसरा सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन अर्थ। ठीक है, तो वो एनर्जी सन अर्थ को कैसे मिलता है। ठीक है, वो अर्थ को वो एनर्जी कैसे मिलता है। ठीक है, ये आपका सन है, ठीक है, सन है, ये अर्थ है, ठीक है, टिल्ट इसका दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये एनर्जी मिल रहा है यहां से। ठीक है, सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बहुत सारा सोलर रेडिएशन हवा में उड़ जा रहा है वैक्यूम में। ठीक है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, इंसोलेशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इंसोलेशन। ठीक है, अब ये जो इंसुलेशन अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। व्हाट आर द मैकेनिज्म थ्रू विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप लोगों को पता है कोई मैकेनिज्म जिससे हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट कैसे ट्रेवल करता है वन प्लेस टू अनदर, फोर मेथड है। पहला है कंडक्शन, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रहा है अर्थ टू सन और सन टू अर्थ, सॉरी। कन्वेक्शन, नंबर थर्ड एडवेक्शन, ठीक है, नंबर फोर्थ रेडिएशन। ठीक है, देखो भाई अपना कैमरा ऑफ कर, अपना ये वो ऑफ कर लो, क्या कहते हैं माइक। ठीक है, ठीक है, तो ये चार तरीका होता है जिससे हीट ट्रेवल करता है। अब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एडवेक्शन, व्हाट इज रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, आप लोग चैट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक रॉड है, आयरन रॉड, ठीक है, इसके नीचे मैंने एक कैंडल जला दिया। ठीक है, तो ये कैंडल पहले इस पार्ट को हीट करता है और धीरे धीरे हीट इधर आता है, ट्रू। तो जब ये हीट यहाँ आता है तो हीट इज ट्रैवलिंग ओवर हियर थ्रू कंडक्टिंग ऑफ हीट, कंडक्टिंग ऑफ हीट। इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, यहां से कंडक्ट होते जा रहा है हीट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे नहीं सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब तो वो करंट हो जाएगा। मेरा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। आर यू गाइज एबल टू हियर मी। आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर, अच्छा यस सर थैंक यू। ठीक है, तो ये चार तरीका है, ठीक है, हीट ट्रैवल करने का। तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बहुत देर जोर से वाइब्रेट करता है, फिर वो वाइब्रेशन दूसरे को पास करता है, फिर वो तीसरे को पास करता है, चौथे को पास करता है, ऐसे करके सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आप लोग कोई लाल शाह बनाते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि पहले पानी आपने गर्म किया, ठीक है,
पानी जब गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, ये पानी गर्म किया, ठीक है, और ये पानी जब आप गर्म करते हो तो आप देखते हो कि नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स हीट होकर के ऊपर जाता है और सबसे ऊपर जाता है, फिर जो यहाँ पे जो रिलेटिवली कूलर होता है वो नीचे आता है। आप एड में भी देख लो, जो चाय का एड आता है उसमें दिखाता है ना, पानी में चाय पत्ती डाला तो चाय पत्ती का कलर इस फॉर्म में जाता है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, राइट, जाता है। तो यानी चाय पत्ती जो है वो ट्रैवल कर रहा है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। जो नीचे का मॉलिक्यूल्स है वो हीट से हीटेड हो जाता है, ऊपर जाता है, और फिर जो रिलेटिवली कूलर है वो नीचे आता है, और ये साइकिल चलता रहता है जब तक यूनिफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट सारा चीज ना अचीव कर ले, ठीक है। उसके बाद बॉयल होकर के ये वेपर के फॉर्म में उड़ने रहता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें साइकिल चलता है इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, ठीक है। अब एडवेक्शन मैं आपको बता देता हूं। नीचे से हीट किया, ठीक है, यहाँ पर एयर मास सेम टेम्परेचर लिया और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर लिया, फिर दूसरा एयर मास आया, तो दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीटेड एयर मास, ठीक है, हीटेड एयर मास, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। अब आपको रेडिएशन में बता देता हूं, ठीक है। देखो, ये जो सूरज है, ठीक है, ये सूरज और अर्थ के बीच में जो गैप है ना, ये वैक्यूम है, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो द सोलर रेडिएशन और रीचिंग अप टू अर्थ, दे आर आल्सो ट्रांसफरिंग हीट विदाउट एनी मीडियम। दिस इज नोन एज रेडिएशन। ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वेव्स के फॉर्म में। ये जो वेव है इसको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। एनी हीटेड ऑब्जेक्ट will try to transfer heat in form or radiate heat in form of waves। ये आपका प्लैंक्स लॉ भी है, प्लैंक्स लॉ, ठीक है, कि कोई भी आपका हीटेड ऑब्जेक्ट होगा, इट विल ट्राई टू रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ वेव। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई तो काइंडली मैसेज करें। आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विथ माई वे ऑफ स्पीकिंग। ऑडियो, आपको ऑडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? ओके, ठीक है, चलो। नाउ अगेन लेट्स गो बैक टू द स्टडी, ओके। तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सन के थ्रू हो रहा है, अर्थ को, ठीक है, अर्थ को, ठीक है। अर्थ इज कर्विलिनियर इन शेप, स्फेयर इन शेप, ठीक है, स्फेयर है, कर्व है। तो स्फेयर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए क्या चीज जरूरी है, वी हैव, अभी जो आप जीपीएस भेजते हो व्हाट्सएप में, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो दिस लोकेशन ऑफ द अर्थ इज डन थ्रू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड है क्या बेसिकली, देखो, अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है, तो हम अर्थ को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, इनसाइड अर्थ, ठीक है, ठीक है, इनसाइड अर्थ एक सेंटर है। इस सेंटर से हम प्लेन मान लेते हैं, एक प्लेन है,
ठीक है, जो 0 डिग्री एंगल पे है। तो ये पूरा का पूरा आपका सेंटर उसी प्लेन में आया या नहीं आया? आया ना। तो उस प्लेन से हम कोई भी कर्व्स का एंगल अगर ढूंढेंगे तो वो एंगल हमको लोकेशन बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 30 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं ना ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है। सर्कल बना सकते हैं इस 30 डिग्री पे, तो वो पूरा सर्कल पूरे के पूरे स्फेयर को काट रहा है। अगेन 60 डिग्री पे हम बना सकते हैं। तो ये 60 डिग्री है क्या? एक्चुअली में ये 60 डिग्री ये एंगल है जो सेंटर ऑफ अर्थ से बन रहा है। दिस एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड इस 60 डिग्री से हम एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, सर्कल कहाँ पे बनेगा? सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिमिलर फैशन वी कैन डू इट फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो हम क्या देख रहे हैं? एक लैटिट्यूड, दूसरी लैटिट्यूड, तीसरी लैटिट्यूड, चौथी लैटिट्यूड, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ, और 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड साउथ। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। चैट में मुझे बताएं अगर किसी को प्रॉब्लम है। ये पहला यूनिट है, ठीक है, अर्थ का बेसिक है। कौन सा यूनिट है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो फिर डिटेल में जाने से हमको जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करना है। उससे पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बेसिक टेम्परेचर और ये टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कंप्लीट करेंगे, फिर जियोमॉर्फोलॉजी में जाएंगे। अगर आप लोग को जियोमॉर्फोलॉजी को लेके इशू है तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा क्या होगा? हमारा प्लेट टेक्टोनिक, पहले तो हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उससे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वुल्केनिज्म पढ़ेंगे। वुल्केनिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है, जो ऑथर होम्स ने दिया है। उसके बाद हम लोग वापस पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम लोग पढ़ेंगे हैरी हेस से। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, and after reading plate tectonic we will move into land forms. So latitude and longitudes का understanding होना जरूरी है, otherwise should, do you want me to go directly to geomorphology without this, without talking about temperature and temperature distribution? मुझे बता दो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जियोमॉर्फोलॉजी के यूनिट में चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। पर जाने से पहले एक सवाल है आप लोग से। ठीक है, वो सवाल ये है कि मुझे बताइए कि एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर कोई चढ़ रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे चढ़ रहा है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, विथ एवरी 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट। अब मुझे कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा क्यों होता है आपको पता है, देन योर बेसिक इज क्लियर। इफ योर बेसिक इज क्लियर आई विल गो डायरेक्टली टू द जियोमॉर्फोलॉजिकल यूनिट। Can anyone explain or have a reason to say that they are aware about how to solve why adiabatic lapse rate is happening? कोई भी बता दो। ये जो बच्चा पूछा है सर कौन सा यूनिट है 1+0.25G, बता दीजिए मुझे कि एडियाबेटिक लैप्स रेट होता क्यों है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं समझूंगा आपका बेसिक क्लियर है। क्यों होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द हाइट इंक्रीजेज, आई नो इट, लेकिन ये होता क्यों है? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सूरज है यहाँ, तो आप तो सूरज के करीब जा रहे हैं ना, तो सूरज के करीब जा रहे हैं तो और भी ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा, फिर क्यों आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? माई क्वेश्चन इज व्हाई द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, व्हाई द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। If you know this why, I can understand your basic is clear. See, I have been teaching for last 7 years and have encountered that people's basic are not clear.
तो दैट्स द रीजन व्हेन आई टीच इट फ्रॉम द बॉटम बेसिक। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्यों होता है, बिकॉज आई नो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, इट्स ओके। लेस ग्रेविटी, लेस ग्रेविटी अबाउट व्हाट? as you go the temperature decreases because there is less gravity. So how you are able to correlate it with less gravity? Angle of inclination, bro, angle of inclination is dependent on latitude and not height. Angle of inclination is dependent on angle of inclination लैटिट्यूड के ऊपर मैटर करता है। लैटिट्यूड देखो, अगेन मैं बता रहा था, इसीलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा था, और किसी ने पूछा कि क्यों पढ़ा रहे हैं बेसिक। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। यहाँ पर भी पहाड़ पे चढ़ोगे तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा कंपेयर टू ग्राउंड सरफेस। अब इसका लैटिट्यूड से क्या लेना देना है? ये तो सूरज के सामने इनसिग्निफिकेंट है ना भाई। ये अगर 4000 मीटर भी ऊपर गए तो सूरज को यहाँ पे क्या लेना देना है, राइट? देखो अब इसका आंसर कहाँ है मैं बता देता हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट माय स्टूडेंट्स आर, राइट? देखो ये आपका अर्थ है, ठीक है? अर्थ के ऊपर आपको एयर्स है, ठीक है? एयर कॉलम है, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर, सारा आपका क्लाइमेटिक जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर आपका मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है, ठीक है? अब आपका जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। तो हैवियर गैसेस पार्टिकल्स आर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, हैवियर गैसेस पार्टिकल आर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सो नियरर टू द सरफेस ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम। इसीलिए पहाड़ पर जाते हैं तो हमें एयर सिकनेस होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो हैवियर एयर पार्टिकल्स आर हियर, so heavier air particles are over here, so they are absorbing the heat provided, the solar radiation provided by sun, they are absorbing. As we are going up, the concentration of air particle comes down, and as the concentration of air particles come down, their absorption of solar radiation come down, and that's the reason as we go up in the troposphere the temperature decreases. समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? लेस ग्रेविटी लेस एयर, ठीक है? चलो ये बंदा सही बताया है, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज कि शुड आई टीच फ्रॉम बेसिक और शुड आई डायरेक्टली जंप इनटू द सिलेबस? एक और बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। ये अर्थ है, ठीक है? ये अर्थ है, ठीक है? कर्व का स्पीड विच लैटिट्यूड पे ज्यादा होगा और विच लैटिट्यूड पे कम होगा? वेयर विल बी द अर्थ's रोटेशन स्पीड maximum on poles, temperate और इक्वेटर? टेम्परेट रीजन और इक्वेटर बेसिक है यार, ये सब बेसिक अगर नहीं पता है ना। एट इक्वेटर यस, एट पोल्स इट विल बी मिनिमम। नक्कू बसार, यस यू आर राइट, एट इक्वेटर द स्पीड विल बी मैक्सिमम एंड एट पोल इट विल बी द मिनिमम। वाई? देखो मैं बताता हूं। देखो आपका अर्थ रोटेट कर रहा है एक दिन में कितना? 360 डिग्री, क्योंकि अर्थ एक जगह से दूसरे जगह घूम रहा है और वापस उसी जगह पे आ रहा है, ठीक है? तो 360 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है? सर्कल कहाँ पे बड़ा है, इक्वेटर में या पोल्स में? इक्वेटर में सर्कल सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर कोई बंदा अगर खड़ा है और एक दिन बाद ये वापस
ये पूरा जर्नी पूरा करता है एक सर्कल का। यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो एक दिन में यहाँ तक का ही जर्नी वापस करता है। तो 24 आवर्स में वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता है, राइट। यहाँ पे 0 एंगल है तभी तो पोल्स है, सॉरी यहाँ 90 डिग्री एंगल्स है तभी तो पोल्स है, और यहाँ पे 0 एंगल है इक्वेटर में, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, राइट। 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 360 डिग्री ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ। यहाँ पर जो पोल्स है वहां पे जो बंदा खड़ा है वो तो वहीं पे रह गया, वो कहीं नहीं गया, वो बस रोटेट कर गया विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। तो 360 डिग्री कितने मिनट में रोटेट किया, 24 इंटू 60, राइट। यहां तक समझ में आया क्या, किसी को डाउट है? तो 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट किया, 4 मिनट्स। समझ में आया या नहीं आया? उसके लिए लॉन्गिट्यूड समझना होगा। नो, नाउ ऑडियो क्लियर सर, ओके। I have one question. Do you guys want to study from basic or you want to study directly from unit? Basic या directly from geomorphology? सबको लिख दो, उसी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। If you want me directly starting from geomorphology, I will start directly from geomorphology. If you want me to start directly from basic, I will start from basic. And I want commitment from you guys that you will be giving your all in order to clear the examination, because अगर 32 सीट्स हैं तो 32 स्टूडेंट्स मेरे होने चाहिए। हर एग्जामिनेशन का एक ट्रिक होता है, वो एग्जामिनेशन क्लियर करने का तरीका होता है। आई कैन हेल्प यू मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दैट इज समथिंग आई एम वेल अवेयर ऑफ, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन ठीक है, तब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से स्टार्ट होगा। मैं बता देता हूँ पूरा प्रोसेस अपना, देखो पूरा प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। पहले ये होगा, फिर होगा आपका टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। फिर होगा प्रेशर एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी, विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, ठीक है। यहाँ पे इंडियन मॉनसून भी डिस्कस कर सकते हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी, फिर ओशियनोग्राफी, ठीक है। फिर आपका 7th में इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बाद ड्रेनेज सिस्टम, इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के बाद वेजिटेशन, वेजिटेशन के बाद सॉइल्स, ठीक है। सॉइल्स के बाद एग्रीकल्चर, ये ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो गया एग्रीकल्चर। मैंने क्यों एग्रीकल्चर यहाँ इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंडियन मानसून खत्म कर लिया है, इंडियन मानसून खत्म कर लिया है, फिर फिजियोग्राफी खत्म कर लिया है, फिर आपका सॉइल्स खत्म कर लिया है, ड्रेनेज सिस्टम खत्म कर लिया है, राइट। ड्रेनेज सिस्टम खत्म कर लिया, वेजिटेशन खत्म कर लिया, सॉइल, तो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में आने के बाद हम वापस, एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री है, वापस जाएंगे माइनिंग,
ठीक है। माइनिंग के बाद हम लोग जाएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है। इंडस्ट्री तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है। टर्शरी के जस्ट पहले हम लोग जाएंगे डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि टर्शरी में आपका होता क्या है, बैंकिंग सिस्टम है, सर्विस इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, आईटी है, तो उसके लिए डेमोग्राफी हमें समझना होगा। यहाँ तक ठीक? ठीक है। उसके बाद हम आपका सेंसस कंप्लीट कर देंगे। सेंसस, सेंसस, सेंसस। ठीक है। बोथ अरुणाचल एंड इंडिया। ठीक है। उसके बाद हम आपको खत्म कर देंगे, आपका इससे रिलेटेड है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ठीक है। ये डन हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ बचेगा सिलेबस में तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस। सिलेबस, हाँ सिलेबस, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसमें खत्म कर दिए। एग्रीकल्चर, एक सेकेंड, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, बॉक्साइट, माइनिंग बोला है, खत्म कर देंगे। ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया। ह्यूमन रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर खत्म कर देंगे, मिनरल रिसोर्सेज खत्म कर देंगे। उसके बाद ही आता है आपका इंडस्ट्रियल सेकेंडरी। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये खत्म, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें आपको बताया जाएगा रोडवेज के बारे में। उसके बाद वाटरवेज, वाटरवेज के बारे में। फिर आपको बताया जाएगा रेलवेज। फिर आपको बताया जाएगा एयरपोर्ट्स, एयरवेज। ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, साइबर। ठीक है। उसके बाद उसमें आपको 4G और 5G बता दिया जाएगा, इससे ज्यादा का इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्लानिंग इन इंडिया है, तो ये आपको बता दिया जाएगा टोटल। फाइनल प्लानिंग के बाद हमको ये लगता है कुछ और चीज की जरूरत होगी। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब आप लोग बताइए आप लोग को कैसे पढ़ना है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है। चैट में डालिए, कोई डाउट आया मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बेसिक बेसिक में आपको बता दिया है मैंने। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो अभी भी चार लोगों ने नहीं बताया है। ठीक है। एनी तो सात से ही हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग का कोई डाउट है तो बताइए। और बेसिक में शुड आई कंटिन्यू द बेसिक राइट नाउ, और वी यू वांट यू हैव एनी क्वेरीज? शुड वी go ahead with the class, or you guys have queries? ठीक है। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। ये यूनिट वाला किसने बोला था क्वेश्चन, एक बार देखूं मैं, जिससे टेम्परेचर, एक सेकेंड। वो यूनिट वाला लगता है बच्चा भाग गया। ठीक है। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ। So we will begin with longitude and latitude. Okay, latitude and longitude. जिसको जिसको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं बेसिक से समझा दूंगा और एक पीडीएफ दे दूंगा आपको। पीडीएफ एनसीईआरटी का है। ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक ही रिकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी। ठीक है। फ्रॉम क्लास 6 टू 12, और ये इजिली पढ़ा जा सकता है, आपको इससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। यू हैव टू टेक ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड लॉन्गमैन, Orient Longman Atlas. Atlas is required. I would suggest Orient Longman Atlas. ठीक है।
ये दोनों रिक्वायरमेंट है, एटलस एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपको नहीं मिलता है तो डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी में क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्लास 12 या 11 का एनसीईआरटी का। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है तो जीसी ले आओ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए, पर फिर भी अगर लेना है तो ये बुक ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट ज्योग्राफी, सर्टिफिकेट ज्योग्राफी। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा मैंने सुना है अवेलेबल है। ठीक है, या डाउनलोड इसका सॉफ्ट कॉपी खरीद लीजिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। आई एम नॉट सेइंग गो एंड बाय पायरेटेड, डाउनलोड द पायरेटेड स्टफ, आई एम जस्ट सेइंग गो एंड गेट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट। ओके, इसके अलावा आपको किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, एंड नाउ लेट्स बिगिन। हाँ हाँ, एनसीईआरटी से पक्का हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे से डिटेल में बात कर लेना, क्योंकि अब इस सब इश्यूज में देखो, मैं अभी ईटानगर में हूँ, तो आप लोग आकर के मेरे से इंडिविजुअली मिल भी सकते हो। मेरा डेली क्लासेस भी चल रहा है 10:30 से 1 बजे तक, मतलब 10 से 1 डेली चल रहा है, 3 आवर्स का। ठीक है, अदर देन संडे आई एम टेकिंग क्लासेस ओवर हियर, एंड माई क्लासेस विल बी हियर टिल 31 अगस्त। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में मैं वापस यहाँ आऊंगा, तो आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को कुछ इशू है तो आप लोग इंडिविजुअली बात कर लें, नहीं तो फिर इशू हो जाएगा इधर उधर का। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करें बेसिक से। ठीक है, अर्थ इज ऑब्लेटेड स्फीयर, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सन है, अगर सन ईस्ट में राइज कर रहा है तो जरूर वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है ऑन इट्स एक्सिस। डे एंड नाइट इज कॉज्ड बाय रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, सो अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेयर, वेस्ट टू ईस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है किसी को डाउट तो मैं बता देता हूं, सन रे ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है सन रे। ठीक है, तो डेफिनेटली अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहले अरुणाचल प्रदेश में लाइट आ रहा है, इंडिया में 4 बजे आ जाता है, राइट। उसके बाद इंडिया से आप आओगे, दिल्ली जाओगे तो वहां पे सुबह होते होते अराउंड आप देखोगे 5:30-6 बज जाता है, 6 बजे तक जाकर के लाइट आती है वहां पे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और हमें देखना है इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्यों देखना है? क्योंकि वी नीड टू नो, जो एंशिएंट लोग थे वो चाहते थे कि अर्थ के कर्वेचर के बारे में पता चले। ठीक है, तो अर्थ के कर्वेचर के बारे में पता कैसे चल सकता है? वो तो सर्कुलर है, राइट, स्फेरिकल है। तो इसको करने के लिए उन्होंने एक्स और वाई एक्सिस में अर्थ को डिवाइड किया, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेट, उसमें भी एक्स एंड वाई हुआ था। फॉर एक्स व्हाट दे डिड, अर्थ को, भाई जो भी अपना ये ऑन किए हैं माइक, उसको ऑफ कर दें। हम अर्थ को ऐसे 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बीचों बीच काट करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सर्कल, एक अर्थ का ये बनाए सेंटर, उस सेंटर से हम अगर एंगल बनाए तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके सेम एंगल है विद सेंटर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इस लाइन पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके सेम एंगल है विद सेंटर, विद सेंटर।
विथ सेंटर, विथ सेंटर, विथ सेंटर, सेम एंगल दे आर फॉर्मिंग विथ सेंटर। अगर ये भी है तो ये भी सेम एंगल बना रहा है, ये भी सेम एंगल बना रहा है, ये भी सेम एंगल बना रहा है। अगर इस लाइन के ऊपर ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट है तो तीनों का अर्थ के सेंटर से एंगल सेम है। ठीक है, तो अर्थ को लिया गया, ठीक है, अर्थ के सेंटर के प्लेन से सर्कल बनाए गए, ठीक है, फिर सर्कल बनाए गए, फिर सर्कल बनाए गए, फिर सर्कल बनाए गए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जिसका एंगल है तो वो 90 डिग्री है। यहाँ अगर है तो इससे 90 डिग्री पे है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है ना। देखो पहले एंगल ये देखो 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ ना, तो ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा है 75 मान के चलो, ये एंगल कितना बन रहा है 60 बन रहा है। ठीक है, तो हर किसी पे एक सर्कल बना दिया, तो क्या अपीयर करता है, अपीयर ऐसा कुछ करता है, एक एक्सिस है, एक एक्सिस है, ठीक है, उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक दो तीन, एकदम छोटा सर्कल पोल्स पे, ये 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 एकदम छोटा सर्कल पोल्स पे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हैविंग द सेंटर इन द सेम प्लेन एक्सिस, सेंटर इन द सेम एक्सिस। ठीक है, concentric circle and these circles are parallel to each other। हर सर्कल एक दूसरे से पैरेलल है या नहीं है? A is parallel to B, B is parallel to C, C is parallel to D, D is parallel to E, E is parallel to F, है ना? ठीक है, तो अर्थ को बनाए ऐसे और उसके ऊपर सर्कल्स बने एक एक डिग्री के, तो ऊपर तक 90 सर्कल्स बने, नीचे तक भी 90 सर्कल्स बने। ठीक है, टेकिंग द बिगेस्ट सर्कल विच इज इक्वेटर विच इज 0 डिग्री, इसको इक्वेटर कहा गया, ये बिगेस्ट सर्कल है इक्वेटर, सबसे छोटा पोल्स पर है, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अगर ये बीच में एकदम अंदर वाला है तो उस प्लेन से इक्वेटर 0 डिग्री पे है। ये अगर 23 डिग्री वाला है तो ये एंगल कितना है 23.5। स्फेयर को घुमा दो तो क्या दिखता है कि सारे चीज जो है इस पे वो स्फेयर के साथ 23.5 बना रहे हैं, ये 66.5 बना रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। यहां तक किसी को डाउट? इसको कहा गया लैटिट्यूड्स। ठीक है, एंड लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताए, नहीं है तो भी बोलेगी सर नो डाउट्स। ठीक है, हाँ बेटा एनसीईआरटी से हो जाए। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हो गया। ठीक है, पर किसी का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जान करके हम उसे पता कर सकते हैं क्या? इफ ओनली यू नो द एक्स कोऑर्डिनेट सो कैन यू लोकेट दैट वेरी ऑब्जेक्ट। बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, वाई और एक्स, तो इधर से एक्स पता चलता है, इधर से वाई पता चलता है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर पाते हैं। तो लैटिट्यूड से लोकेट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में क्या किया, अगेन ये अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ को मैं कहीं से भी काट दूं किसी भी पोजीशन पे दो हाफ में ही बटेगा। ये अर्थ है, कोई भी एक पॉइंट चुन लो ए या बी कहीं भी, और वहां से अर्थ को काटो तो दो पॉइंट में ही कटेगा, राइट, दो भाग में ही कटेगा, आपको पूरा काटना है उसे। ठीक है, टू इक्वल पार्ट में कहीं से भी हो सकता है। तो 19th सेंचुरी में सबसे पावरफुल कौन किंगडम कौन था, सेंचुरी कंट्री को सबसे पावरफुल कौन था, विच कंट्री वाज द मोस्ट पावरफुल?
ठीक है, ये जो कंट्री था ना सबसे पावरफुल, उसका नाम था इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड क्या बोला कि ये लो अर्थ, ठीक है, ये लो अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, और इसको दो इक्वल हाफ में बांट दो। ठीक है, जिस लाइन से बांटेंगे वो लाइन लंदन से पास करेगी, लंदन। और लंदन में भी एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच। ठीक है, और बोला कि भाई अर्थ को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 180 पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट एंड 180 पार्ट्स साउथ। ठीक है, क्यों डिवाइड करते हैं? देखो अगेन 360 डिग्री है, 360 डिग्री। ठीक है, एक एक हिस्से को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, इस पार्ट को ऐसे खोल दो, ए पार्ट से खोल दो इसको दो भाग में, और यहाँ बी है, तो बी ऐसे हुआ और ए ऐसे हुआ, और इधर भी ए ऐसे हुआ, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। यहां तक किसी को डाउट है मेरे भाई तो बताओ। ठीक है, किसी को डाउट है? चैट देखने दो, किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट? ठीक है, तो ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया, तो ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट जो है ना, वो कॉन्साइड ही कर रहा है ए से। मैंने बोला है ए से दो भाग में खोल दो, इधर भी खोलो और इधर भी खोलो। ठीक है, तो ये एक्चुअली 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही लाइन है। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री है वो भी है, मैंने बताया था, और वो पास करता है ग्रीनविच से। ठीक है, अब देखो ये 360 हुआ, 0, 180, 180। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। अर्थ कितना रोटेट करता है एक दिन में? 360। तो ये 180 कितना देर में रोटेट करता है? 12 घंटा, क्योंकि 360 में 24 आवर्स है। और इधर 180 कितना देर में रोटेट करता है? 12 घंटा। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने देर में रोटेट कर रहा है? 4 मिनट। 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, मैंने बताया था अभी आपको, फिर करके दिखाता हूँ। 360 डिग्री रोटेट कर रहा है 24 आवर्स इंटू 60 मिनट, इतना मिनट्स, तो 1 डिग्री इट इज रोटेटिंग इन 24 इंटू 60 बाई 360। ठीक है, 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में 1 डिग्री रोटेट हो रहा है, राइट। और 360 डिग्री में 24 आवर्स हो रहा है, तो 1 आवर में कितना रोटेशन हो रहा है? 15 डिग्री। अगर ऐसे हम फिर दिखाते हैं इसको, 180 180 इधर, ठीक है, तो हर 15 डिग्री 1 घंटे में खत्म करता है। ठीक है, 1 घंटा बाद यहाँ, 1 घंटा बाद यहाँ, 1 घंटा बाद यहाँ, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम देख सकते हैं कि अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दिया है, 180 ईस्ट, 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट। ठीक है, और ऐसे जो डिवाइड किया है वो 180 ऐसे 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 है। ठीक है, सर्कल जो है लैटिट्यूड, उसको ऐसे 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 डिवाइड किया, तो वो क्या है? वो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। नाउ यू कैन locate any object over here by their longitude and latitude, latitude and longitude, तो इसी को जीपीएस कहते हैं। किसी को कोई डाउट? Guys, kindly now switch on your camera and let's see each other, and you can see me as well. And if you have got any doubt with regarding the course, you can talk directly to me. I hope I am visible to you guys now. Are you guys able to see me? ठीक है, आप लोग में से किसी को भी कोई डाउट है with regard to how this syllabus will be taken up, how will you be able to complete this subject?
and in what duration you can get in touch with me. पंकज सर विल, और या तो कल आप ऑफिस आ जाओ, मेरे से इंडिविजुअली मिल लो, ठीक है, या आप मेरे से बात कर लो, आपका जो भी क्वेरीज है विल टेक इनटू अकाउंट, बट वी नीड टू इनिशिएट दिस, स्टार्ट दिस बैच एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर कुछ भी इशू है तो मुझे बताइए, और अगर इतना डेमो ठीक लगा है तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट नहीं, डेमो इतना ही दूंगा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ बहुत जगह। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो कल मेरा क्लासेस यहाँ पे चल रहा होता है 10 to 1, वो आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ डेमो आपको 3-3 घंटे का मिल जाएगा, 2-3 दिन लेना है ले लीजिए, ठीक है। वीडियो डेमो अगर जरूरत होगी तो पंकज सर डिसाइड करेंगे, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट टू डिसाइड। एनी एल्स, anything else you guys want to discuss with me, you can either type or you can call us. मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने वीडियो ऑन ही नहीं किया तो फिर पॉइंट ही नहीं है, राइट, टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। तो मुझे बताइए कि आप लोग का क्या इशू है, क्या क्वेरीज है, और क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है, और डेमो चाहिए तो ऑफलाइन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी। इतना डेमो दे दिया या इससे अच्छा। फ्यू थिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव रिटन यूपीएससी एग्जामिनेशन ट्वाइस इंटरव्यू, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ट्वाइस इंटरव्यू। आई हैव रिटन 28, आई हैव क्लियर 28 written examination in my lifetime. I am from IIT Gandhinagar. I am BTech in computer science. सर क्लास ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मेरा क्लासेस चल रहा है, उसमें आकर के आप डेमो देख सकते हैं 1-2 दिन। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना है तो मेरा यहाँ चल रहा है, आ जाइए। ऑनलाइन मैं दूंगा, ठीक है। आई हैव टॉट इन मोर देन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी पिछले महीने लखनऊ में पढ़ा रहा था, अभी वापस लखनऊ में पढ़ाऊंगा कुछ दिन में। उसके बाद मे बी आई विल गो टू केरला, और मे बी आई विल कम अगेन टू ईटानगर। थिंग्स आर इन पाइपलाइन। किसी का कोई डाउट है? अच्छा, एक सवाल है आप लोग से, आप लोग पीपीटी में पढ़ेंगे या वर्कशीट में मैं बना बना के जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाएंगे, या दोनों का मिक्सचर होना चाहिए? पीपीटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ, आई हैव नो इश्यूज। मेरा पीपीटी ले लो, बेच लो, जो करना है कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर क्रेडिट दे देना कि ये उत्सव सर का पीपीटी है, दैट्स इट। ठीक है, आफ्टर क्लास शेयर कर दूंगा। ये तो मैं नो जो वर्कशीट पे बना रहा हूँ, पीपीटी भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, पर यू विल ओनली गेट आफ्टर टेकिंग द एडमिशन, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अरे डाउट पूछो ना बेटा, आज तुम लोग का क्लास है, जितना डाउट पूछना आज पूछ लो विथ रिगार्ड टू सब्जेक्ट। फिर बाद में पूछोगे क्लास के बीच में तो फिर आई डोंट थिंक दैट विल बी ए वेरी पॉजिटिव वन। यू गाइस टेक योर टाइम एंड लेट मी नो, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर देखा है आप लोग का, पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं है, आराम से क्लियर कर सकते हो। सर ड्यूरेशन ऑफ क्लास ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 दिन, 45 क्लासेस, 45 से 50 क्लासेस, each classes will be of 2.5 hours. फिफ्टी क्लासेस लेके चलो, 50 क्लासेस। ऑफलाइन में जियोमॉर्फोलॉजी का 2 क्लासेस हो चुका है, ठीक है। ऑफलाइन में क्लाइमेटोलॉजी हो गया है, पर ऑफलाइन में क्लाइमेटोलॉजी वापस होगा। जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, क्लाइमेटोलॉजी हो चुका है, पर वापस करा देंगे क्लाइमेटोलॉजी। अगर 10-15 बच्चे और आए और तो उनका अलग से ऑफलाइन में करा देंगे 5-6 दिन में, उनकी आत्मा को संतुष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट दे हैव कॉन्फिडेंस एंड दे हैव आल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टॉपिक्स। अरे ज्योग्राफी में है क्या, टीईटी में कुछ नहीं है, आप सिर्फ लॉजिकली पढ़ो,
दिल लगा के पढ़ो, क्लियर कर लोगे। स्मार्टली पढ़ो, एवरीवन इज सेइंग स्मार्टली पढ़ो, पर कोई बताता नहीं है स्मार्टली कैसे पढ़ना है, वो मैं क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, चलो लेट्स, सिंस देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ है आप लोगों को पूछने के लिए, तो लेट्स स्टॉप इट। और किसी को बात करनी होगी तो डायरेक्टली पंकज सर को कॉल करें, हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर।